हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं पिछला वर्कशीट आप लोग बना लिए होंगे। उसका सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। उसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा और सिमिलर क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिलता है प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं बनता है उसका पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप जनरली अपने सराउंडिंग में देखते होंगे कि आपके घर में हो या कहीं में भी। जैसे घर में आपका रूम हीटर जल रहा होगा, इंडक्शन रॉड होता है जिससे पानी गर्म करते हैं विंटर सीजन में, या तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हीट प्रोड्यूस करता है इसके बारे में इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब भी किसी वायर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है या रेसिस्टिविटी होता है उसको अपोज करता है फ्लो करने के लिए। अब अपोज करता है तो इलेक्ट्रॉन जो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव कर रहा होता है किसी एक स्टेशनरी आइटम से कोलाइड करता है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है जो लूज करेगा। तो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटेड है नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय करेगा, लूज होगा, तो कोई ना कोई एनर्जी में तो ट्रांसफ़र होगा। तो वही जो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। और फिर जो हमारा पोटेंशियल तो कंटिन्यू अप्लाई होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर धीरे धीरे मोशन एक्वायर करता है और फिर किसी फर्दर दूसरे आइटम से जाके वो कोलाइड करता है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा कह सकते हो उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा। रेसिस्टेंस मतलब जितना ज़्यादा अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगा, एक दूसरे आइटम से कोलाइड होगा, और जितना ज़्यादा कोलाइड होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी रेसिस्टेंस या किसी भी वायर में जो करंट कैरी कर रहा होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इंटरनल रेसिस्टेंस का, कितना वो रेसिस्टेंस ऑफर करता है। रेसिस्टेंस ऑफर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्ट्रकल क्रिएट कर रहा है, और जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा, और जितना काइनेटिक एनर्जी लूज होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब हम कह सकते हैं एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेसिस्टेंस आर ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट कन्वर्टेड और डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। कब? जब टोटल का टोटल जो सर्किट हमारा रेसिस्टेंस होगा तब। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बल्ब में, तो बल्ब में क्या होता है, टोटल हीट थोड़ी प्रोड्यूस होता है, वहाँ लाइट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम डिफरेंट मैकेनिज्म लगा के, जैसे फैन में इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो हीट तो बहुत माइन्यूट से प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण रोटेट होना शुरू करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन वो अपने अपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन यदि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस होगा तो जितना आप सप्लाई देंगे टोटल का टोटल हीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्टेटमेंट पढ़िएगा। जो भी आपको हमने बताया, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्मूथ बिकॉज द एक्सपीरियंस द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब उसको जाने में प्रॉब्लम होगा। ऑन अकाउंट ऑफ देयर कोलिजन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, ऑल्सो विद द आयंस। आयंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन यदि लूज कर देगा तो वो आयन बचेगा इन द कंडक्टर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सम वर्क डन इज टू कम ओवरकम दिस रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस वो सपोज जो कोलाइड होगा उसका लूज होगा, काइनेटिक एनर्जी तो वो तो ट्रांसफ़र होगा, और उसको फिर से गेन करने के लिए, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है हीट, उसको हम देखते हैं। देखिए, कंसीडर करंट आई, कोई करंट आई किसी फॉलोइंग थ्रू ए रेसिस्टर आर, किसी रेसिस्टेंस से आर से कोई करंट जा रहा है आई। द पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस अप्लाई कर रखे हैं वी। लेट द टाइम ड्यूरिंग विच ए करंट विच ए चार्ज क्यू फ्लो, मतलब एक टाइम कोई टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एक अज्यूम करते हैं जिसमें कि जो टोटल चार्ज फ्लो होगा उस रेसिस्टेंस से वो अमाउंट ऑफ चार्ज हम क्यू अज्यूम करते हैं। तो वर्क डन बाय मूविंग चार्ज क्यू थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा था हमने। तो यहाँ से जो हमारा वर्क डन होगा वी इंटू क्यू होगा। तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। हमने रेसिस्टेंस के दोनों तरफ वी पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है और क्यू चार्ज मूव किया है। Therefore the source must apply the energy VQ in time t। तो अब t टाइम में ये VQ एनर्जी के बराबर वो वर्क डन करेगा। यदि Q चार्ज पास करवा रहे हैं तो उसको V से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो मतलब जितना वर्क डन होगा उतना ही चार्ज ट्रांसफर होगा। अब एनर्जी और हीट एनर्जी की बात करें तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, हीट जो ये वर्क डन होगा वही हीट के फॉर्म में होगा। जितना हीट
डिसिपेट होगा या जनरेट होगा वही वर्क डन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा। तो देखिए हीट आपका हीट इक्वल टू V इंटू क्यू। अब क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आता है आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी आपको पता है। तो वर्क डन इक्वल टू हीट, तो हीट इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो एक तो फार्मूला आपके पास हो गया H इक्वल टू वी आई टी, एक फार्मूला हमारे पास हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। ये हम कब लगाते हैं, ये तो एक जनरल फार्मूला है वी आई टी, जब वोल्टेज करंट दिया हो रेसिस्टेंस अननोन हो। इसको हम लगाएंगे जब करंट दिया हो, मतलब इस सीरीज में लगता है, करंट दिया हो, रेसिस्टेंस आपका नोन है और टाइम नोन है, मतलब पोटेंशियल आपको डिफरेंट रेसिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंट मिल रहा है या जो भी है, पोटेंशियल आपका नोन होगा तो इसको लगाएंगे। और यहाँ करंट आपका अननोन होगा। जनरली ये सीरीज सर्किट के लिए लगाया जाता है, जनरली ये नहीं कर सकते हैं हमेशा, ये पूरा का पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब उसको हम लगाएंगे कि सारे रेसिस्टेंस में करंट सेम जा रहा होगा, ये जो आर होगा उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। ये जो फार्मूला होता है हमारा वी स्क्वायर बाई टी बाई आर, वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर, ये हमारा जनरली पैरेलल में लगता है। उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम पोटेंशियल कॉमन हमारे पास होता है, इंडिविजुअल करंट फाइंड आउट करना टफ टास्क होता है, लेकिन ये जो होगा आर इक्विवेलेंट पैरेलल। ठीक है, तो एक 3 फार्मूला हमारे पास है एक दूसरे से मैनिपुलेट करने के लिए। आपको कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि डिराइव फार्मूला H इक्वल टू वी आई टू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपली ओम्स लॉ को पुट करके आपको सिंप्लीफाई कर देना, आ जाएगा आंसर। तो ये था सिंपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में करंट मूव कर रहा होता है, मतलब कंडक्ट कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के कारण उसके मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन या तो फिर आयन के साथ कॉलिजन के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी लूज होता है। वो काइनेटिक एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कारण हीट में डिसिपेट हो जाता है, तो वो हीट जनरेट करता है और ये आपको डिराइव करना है। लेकिन यदि आपको यहाँ पूछ देता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, बहुत ईजी है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज ईजियर देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, whenever heat is produced in any conductor or resistance, then the heat is directly proportional to a square of the current for a given resistance or conductor। जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होगा, जितना करंट होगा उसके स्क्वायर के। जो कि हम पीछे डिराइव किए थे, वो तो हम क्या किए थे, एक सिंपल वर्क करके डिराइव किए थे। लेकिन जूल्स ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। एक्सपेरिमेंटली क्या वेरीफाई किया कि यदि आपका करंट 1 एम्पेयर जा रहा है तो 2 जूल का हीट जनरेट हो रहा है, तो करंट को उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो करंट को डबल किया तो मतलब 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर किया, तो जो आपका हीट प्रोड्यूस हो वो सीधे 4 गुना हो गया। मतलब जितना करंट डबल होगा उसके, मतलब जितना करंट आप इंक्रीज करेंगे उसके स्क्वायर के टाइम से आपको क्या होगा, हीट इंक्रीज करेगा। फिर सेकेंड इसका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। अब करंट को आप कांस्टेंट रखना है, यदि आप जिस किसी को वेरिएबल करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, तो करंट को कम कर दिएगा तो फिर अदर फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यदि आप रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट एंड टाइम एंड करंट, देन द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यदि आप रेसिस्टेंस 10 ओम है, 10 जूल जनरेट हो रहा है, यदि आप 50 ओम कर देंगे तो 50 जूल जनरेट होगा। मतलब जिस हिसाब से आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सिंगल पावर के साथ। लेकिन यहाँ जो हीट करंट है वो स्क्वायर के टर्म में प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर। अब जितना देर के लिए आप करंट फ्लो कराएंगे उतना देर के लिए तो आपका हीट जनरेट होगा। जैसे 10 मिनट के लिए आप पानी गर्म करना चाहते हैं वाटर हीटर से, तो 10 मिनट के लिए आप करंट फ्लो करवाते हैं, तो 10 मिनट तक के लिए वो हीट जनरेट करेगा। ऐसा थोड़ा कि 10 मिनट के बाद ही जनरेट करते रहेगा, नहीं, जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तभी तक आपका उस पर हीट जनरेट होगा। तो ये तीनों आपका हो गया। सबसे पहले एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट थ्रू द रेसिस्टर। एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। एंड एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट पासेस थ्रू द रेसिस्टर। अब इन तीनों को 1 to 3 को कंबाइन कर लेंगे तो एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एच इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के आ जाएगा, तो एच इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। के का वैल्यू यदि 1 होता है तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हीट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल होगा, क्योंकि वर्क डन का जूल होता है और हीट क्या है, एक वर्क डन है, तो जूल होगा। तो ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यदि जूल्स लॉ पूछता है तो इतना लिखना है, हीटिंग इफेक्ट पूछता है तो ऊपर से लिखना है आपको, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि जनरली हम घर में भी यूज करते हैं। इंसिडेंट बल्ब, जो पीला वाला बल्ब पहले आता था 100 वाट वाला, वो बल्ब, वहाँ पे भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। बीच में जो टंगस्टन होता है वो हीट होता है, और बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद वो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहाँ हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जो हमारा एलईडी बल्ब है उसको हम एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एलईडी बल्ब है वहाँ पे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं होता है, वहाँ
आपका लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं। तो जो इंसिडेंट बल्ब आपका एग्जांपल लिखिएगा, ये जो हीटिंग यहाँ पे जो इंसिडेंट बल्ब की बात करेंगे तो वो बल्ब हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट करता था और लाइट भी करता ही था, लेकिन एज कम्पेयर टू लाइट वो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता था। लेकिन जो अभी एलईडी बल्ब है वो हीट जनरेट नहीं करता। आप एलईडी बल्ब 1 घंटा जलाने के बाद भी उसको आप नेकेड हैंड से आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन इंसिडेंट बल्ब को ऐसा नहीं कर सकते, ट्राई मत कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि जब भी आपके घर में हाई वोल्टेज आता है तो जो आपका फ्यूज लगा होता है मेन सप्लाई के पास, वो क्या होता है, ब्लो कर जाता है, गल जाता है। तो वो क्या होता है, ज़्यादा हीट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको आगे हम स्टडी करेंगे अभी। वाटर हीटर, इंडक्शन हॉट प्लेट खाना बनाने के लिए। इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतने सारी चीज़ को, या तो और भी बहुत सारे आ जाए, आपका इलेक्ट्रिक प्रेस है, इसको भी आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन इसमें। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे वर्क करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस देखिए ये फ्यूज का स्ट्रक्चर है, ये आपका सर्किट बोर्ड में लगा होता है और ये आप बाहर खींचते हैं, फ्यूज ग्रिप इसमें लगा। देखिए एक फ्यूज है पतला सा वायर, इस वायर का हम मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं। जो हमारा वायर होता है, देखिए इसका पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक सर्किट है, ये आपका लाइव वायर है। लाइव वायर है, जब भी हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव में नहीं करते हैं। नेगेटिव में करेंगे तो देखिए यदि नेगेटिव में यदि आपको कहीं कोई भी डिवाइस यदि आपका प्रॉब्लम क्रिएट किया और आप सिर्फ लाइव सर्किट को निकाल के आप अपना काम करना शुरू कर दिए, मतलब एक सर्किट निकाल के, यदि लाइव का वो सर्किट रहा तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो न्यूट्रल का निकाले और लाइव का कनेक्ट रहेगा डायरेक्ट, तो आपको क्या होगा, डिवाइस तक लाइव टर्मिनल पहुंचते रहेगा, मतलब हाई पोटेंशियल मिलते रहेगा और आप उसको छुएंगे तो आपको झटका लग सकता है। इसलिए जब भी फ्यूज कनेक्ट किया जाता है तो वो लाइव टर्मिनल में कनेक्ट किया जाता है। सेफ्टी के लिए तो दोनों टर्मिनल में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जब भी कहीं एक ही टर्मिनल में कनेक्ट करना हो तो वो लाइव टर्मिनल में कनेक्ट होता है। अब लाइव टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं तो सपोज यहाँ जो ये वायर जो हम कनेक्ट कर रखे हैं, वो वायर का रेटिंग हमारे पास 5 एम्पेयर है। करंट हमको 5 एम्पेयर चाहिए इससे, तो करंट 5 एम्पेयर चाहिए, तो जो वायर हम कनेक्ट करते हैं वो 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर रेटिंग का कनेक्ट करते हैं। यदि इतना रिक्वायर्ड है तो जो रेटिंग होगा 5 एम्पेयर से ज़्यादा का होगा। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड करंट तो 5 एम्पेयर ही है ना, जो हम डिवाइस चला रहे हैं वो 5 एम्पेयर का है। लेकिन हम ये वायर का रेटिंग ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि हीट कंटिन्यूसली यदि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसको यदि हम रन करते रहेंगे तो हीट डेसिपेट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हीट डेसिपेट या जो भी उसका क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा रेटिंग का वायर कनेक्ट करते हैं। अब देखिए 5 एम्पेयर का करंट हो गया और ये फ्यूज से, उसके बाद फिर वो डिवाइस चल रहा है, लेकिन डिवाइस को जैसे 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट मिलेगा तो वो क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा। तो उसको बर्नआउट को रोकने के लिए क्या करेंगे, उसको 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, लेकिन वायर की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो वायर इस वायर में नॉर्मली करंट 5 एम्पेयर जा रहा है, लेकिन ये करंट ज़्यादा कब होगा, जब करंट जो आपका अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगा तब। तो अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगा, जैसे कि हम जानते हैं H=V²/RT। तो यहाँ आर तो आपके पास कांस्टेंट है सर, यदि इस फ्यूज की रेजिस्टेंस की बात करें तो कांस्टेंट है। टाइम हम 1 सेकंड ले लेते हैं, जो भी इसको मेल्ट करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे पोटेंशियल चेंज होगा तो उसके स्क्वायर के टाइम से इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा। अब स्क्वायर के टाइम से हीट जनरेट होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम इस तरीके से रखते हैं, इसका इस तरीके से हम करंट डिसाइड करते हैं H=I²RT से, H=I²RT से इस तरीके से करंट इसका हीटिंग या मेल्टिंग पॉइंट डिजाइन करते हैं कि ये 5 एम्पेयर तक करंट ईजिली पास कर सके, और उसी हिसाब से इसका रेसिस्टेंस रखते हैं। सपोज 300 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो या जूल इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो ये 25 आपका ये हो गया। आर का टी का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे तो आर का वैल्यू इसका कितना रखेंगे, 300/25, तो ये 12 ओम के आसपास इसका आएगा रेजिस्टेंस। तो इसी हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेशन आपको नहीं पढ़ना है, सिंपली 5 एम्पेयर का यदि हम करंट इससे पास करवा रहे हैं तो 5 एम्पेयर से जस्ट या कह सकते हैं 5 एम्पेयर रेटिंग का हम यहाँ फ्यूज लगाएंगे। तो 5 एम्पेयर रेटिंग का फ्यूज लगाएंगे, 5 एम्पेयर करंट को ईजिली पास करेगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पेयर से ज़्यादा मतलब करंट पास होना होगा, या कोई भी मतलब शॉर्ट सर्किट फिनोमेना या कोई भी फिनोमेना होगा, यदि अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा तो करंट आपका इंक्रीज करेगा। अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसमें करंट तो 5 एम्पेयर ज़्यादा जा नहीं सकता है। सबसे पहले ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा और जो भी इससे डिवाइस कनेक्टेड होगा वो आपका सेफ जोन में चला जाएगा, वो बर्न नहीं होगा। तो एक सिंपल 5 रुपये 10 रुपये का फ्यूज आपका 1000 10,000 लाखों रुपये का डिवाइस आपका सेव कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेफ्टी डिवाइस। समझ में आ गया होगा इसका वर्किंग क्या होता है। इट इज सेफ डिवाइस हैविंग ए शॉर्ट लेंथ इन थिन वायर मेड अप ऑफ टीन एंड लेड। टीन और टीन एंड लेड का एलॉय से बना होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क क्वेश्चन आ सकता है। टीन और लेड का मतलब एलॉय होता है। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, लो, विच मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट इफ द
करंट एक्सेसिव द सेफ्टी वैल्यू, जैसे अभी आपको बताया 5 एम्पीयर से जैसे इंक्रीज करेगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा और आपका फ्यूज डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एंड वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये सीरीज में कनेक्ट होगा, जो भी हमारा डिवाइस होगा उसके साथ सीरीज में लाइव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। जैसे भी हम कोई सर्किट बनाते थे तो लाइव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते थे। जैसे भी हम डीसी का जो भी जितना सर्किट बनाएंगे या जो भी आपने पीछे बनाया होगा या बुक में दिया होगा, जहाँ भी कनेक्ट होगा फ्यूज पॉजिटिव टर्मिनल में, हाँ निगेटिव टर्मिनल में भी कनेक्ट करेंगे तो सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर मैनर नहीं है, तो इसको लाइव में कनेक्ट करेंगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन है कैसे कैसे आपका ये है वर्किंग का, इसको आप देख लीजिएगा कैसे ये है। आपके पास नोट्स तो होगा ही, नहीं होगा तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा हर वीडियो के लिंक में, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है। व्हेन ए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग टेक प्लेस, जब शॉर्ट सर्किट भी होता है तो भी होता है। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, शॉर्ट सर्किट का कंडीशन ये होता है कि लाइव वायर है हमारे पास, ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। यहाँ हम एक फ्यूज कनेक्ट कर दिए। अब देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि ये दोनों वायर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। अब सपोज ये वायर एक दूसरे के साथ जुड़ गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो यदि ये फ्यूज नहीं होगा तो इस रेटिंग से भी ज़्यादा इसका जितना भी वायर का रेटिंग होगा, समझिए कि 220 वोल्ट आपके घर में आता ही है, वायर कनेक्ट होने का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। यदि हम थ्योरेटिकली बात करें तो जीरो, प्रैक्टिकली यदि हम बात करें तो 2 ओम की बात करते हैं तो भी 110 एम्पेयर करंट जाएगा। इतना इसके रेटिंग के लिए आपको 110 एम्पेयर बहुत हाई रेटिंग होता है, इसके लिए नॉर्मल वायर से करंट नहीं जा सकता। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा और ये पिघल जाएगा, और पिघलेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए यहाँ एक फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज जैसे ही लगाएंगे हाई करंट पास होगा, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो अब इसके पास पोटेंशियल तो ज़्यादा होगा लेकिन करंट क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो आपका ये भी सेफ रह जाएगा वायरिंग वगैरह में। तो देखिए व्हेन ए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग टेक प्लेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम लार्ज विच हीट अप द वायर फ्यूज। इसको तो हीट करेगा, इस वायर फ्यूज को भी हीट करेगा। अल्टीमेटली द लीडिंग इनटू ब्लोइंग, मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्लो कर जाएगा, मतलब गल जाएगा। दिस हैपन बिकॉज फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, दस ब्रेक द सप्लाई विदाउट एनी सीरियस डैमेज। मतलब यदि ये ब्रेक नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज है तो आपके घर का वायर वगैरह पिघल सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेफ जोन में रखेंगे, ठीक है। ये भी एक आपका फ्यूज का स्ट्रक्चर है। ये जनरली आपका स्टेबलाइजर होगा या इन्वर्टर होगा, उसके अंदर इस तरीके से कनेक्ट होता है। दोनों तरफ से मेटेलिक पॉइंट होता है, बीच में आपका ग्लास होता है और बीच में एक सिंपल सा वायर, बहुत पतला वायर होता है। तो इसको हम टी ग्लास ट्यूब फ्यूज बोलते हैं। ये भी आपका फ्यूज है, इसको भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूज का एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया। अब देखिए आइडियल सेफ्टी फ्यूज का क्या क्या प्रॉपर्टी या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। देखिए इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट सो डैट इट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट ईजिली। इसका मुझे मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, जो सर्किट को क्या करे, मेल्ट और ब्रेक बहुत इजीली कर दे। क्योंकि थोड़ा सा भी करंट यदि इंक्रीज करे तो वो ऐसा नहीं कि आपका कॉपर वायर 5 एम्पेयर रेटिंग का है तो कॉपर वायर को छीला आपने और उसी को फ्यूज बना दिया, तो फिर वो आपके फ्यूज का कोई मतलब नहीं रह गया, वो फ्यूज की तरह काम नहीं करेगा। तो जनरली घर में लोग यही करते हैं, फ्यूज जैसे ब्लो करता है एक पुराना सा वायर निकालते हैं और बहुत उसको लपेट के डाल देते हैं। एक बार फ्यूज हुआ तो उससे मोटा, फिर मोटा नहीं डालना होता है, उसको पतला फ्यूज डालना होता है, उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग डालना होता है। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदारी की तरफ काम कीजिएगा। इट शुड बी मेड अप ऑफ थिन वायर ऑफ टीन और टीन लेड एलॉय एंड फिक्स सपोर्ट्स टू द फायर प्रूफ मटेरियल। मतलब एक टीन और टीन एलॉय का होगा, इसको सपोर्ट कहाँ देंगे, फायर प्रूफ मटेरियल। जैसे कि आपका क्या होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है होल्डर, और ये ग्लास का बना है, मटेरियल का बना है, मतलब आग नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मेल्ट करता है तो हाँ हीट बहुत ज़्यादा होता है, अब आग लग जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत है। इट शुड बी ए करेक्ट वैल्यू सो दैट इट कैन फंक्शन प्रॉपर्ली इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका वैल्यू, इसको कैलकुलेशन है पढ़ना आपको। तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यदि जहाँ 5 एम्पेयर के फ्यूज का रेटिंग लगाना है हम वहाँ 10 एम्पेयर लगा देंगे, तो 10 एम्पेयर लगा देंगे तो डिवाइस तो हमारा 5 एम्पेयर से ऊपर पे बर्न हो जाएगा, लेकिन फ्यूज 10 एम्पेयर तक आराम से चलते रहेगा, तो फ्यूज से पहले हमारा डिवाइस ही स्वाहा हो जाएगा। तो बेटर है कि हमें इसके रेटिंग पे ध्यान देना चाहिए और जो प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए। यदि आपके पास 2 एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है, यदि वो ब्लो किया तो वहाँ पे 2 एम्पेयर का ही फ्यूज लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ो 2 एम्पेयर तो मिल नहीं रहा, चलो 5 एम्पेयर लेके लगा देते हैं। तो 5 एम्पेयर आपने लगा दिया, डिवाइस तो काम करना शुरू किया, लेकिन जब भी ज़्यादा आपके पास करंट आएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका डिवाइस पहले जाएगा, फ्यूज आपका 2 रुपये वाला बन जाएगा और 2000 का डिवाइस आपका सबसे पहले चला जाएगा। तो ये था आपका मेजर एप्लीकेशन। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी दिया हुआ है, इंसिडेंट बल्ब, तो वो भी है, लेकिन वो अब नहीं पूछा जाता, वो आउटडेटेड हो चुका है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर
जब भी किसी कंडक्टर के साथ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड अप एंड इट इज सेड टू बी करंट इज डूइंग वर्क। जब भी कुछ करंट पास होगा किसी कंडक्टर से या चार्ज पास होगा तो कुछ एनर्जी उसके थ्रू यूज होगा, तो हम कहते हैं उसे वर्क डन हुआ। अब वर्क डन हुआ तो पावर भी होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन पावर आप जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा था। द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। और वर्क डन आपको क्या पता है, V इंटू क्यू। अभी हमने किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो V इंटू क्यू बाई टाइम। तो V क्यू इक्वल टू आई टी हो गया, टी से टी कैंसिल, पावर इक्वल टू वी आई। तो P इक्वल टू वी आई आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अब देखिए P इक्वल टू वी आई को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, V इक्वल टू आई आर पुट कर दिया तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, और I इक्वल टू वी बाई आर पुट कर दिया तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो गया। मतलब कि हमारा इसका 3 फार्मूला, इसका भी हो गया, हीटिंग इफेक्ट का भी 3 फार्मूला, इसका भी 3 फार्मूला। ये जनरली सीरीज के लिए अप्लीकेबल होगा, ये जनरली पैरेलल के लिए अप्लीकेबल होगा। जनरली हम बता रहे हैं, हर केस में नहीं। मुझे ऐसा क्वेश्चन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये सीरीज के लिए यूज होगा, ये पैरेलल के लिए, ये आपका। लेकिन देखिए जहाँ करंट और वोल्टेज दोनों दिया हुआ इसको यूज करेंगे, जहाँ करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ वोल्टेज नहीं दिया हुआ इसको यूज करेंगे, जहाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया हुआ करंट नहीं दिया हुआ इसको यूज करेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे होना चाहिए। तो देखिए 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम को कैसे डिफाइन किए थे, 1 एम्पीयर को भी डिफाइन किए थे उसी तरीके से। द रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इज पावर ऑफ 1 वाट। 1 जूल 1 सेकेंड में यदि कहीं वर्क डन हो रहा है तो वो कितना होगा, 1 वाट पावर होगा। पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, वाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी द टोटल वर्क डन बाई करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पावर इनटू टाइम में तो कर चुके हैं। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है उसको कैसे मतलब मेजर करते हैं, वो क्या होता है, वो पावर नोट करता है, एनर्जी नोट करता है, तो उसी को देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाई द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग। जैसे आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो 10 वाट का, 15 वाट का या 100 वाट का बल्ब खरीदते हैं, तो कितना कंज्यूम करेगा, तो जितना उसका पावर होगा और उसके रेटिंग से मल्टीप्लाई, सॉरी उसका जो रेटिंग होगा और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, कितने देर के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, तो उतना वो कंज्यूम करेगा। यदि आपका 60 वाट कहीं लिखा हुआ है तो 60 वाट मतलब आपको 60 जूल पर सेकेंड कंज्यूम करेगा, क्योंकि वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूम इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूम नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज वाट आवर, या इलेक्ट्रिकल कंज्यूम भी लिख सकते हैं, मतलब कितना कंज्यूम करेगा वो वाट आवर होता है। तो आपका इलेक्ट्रिकल मीटर होता है वो वाट आवर में रीडिंग लेता है। तो वाट आवर होता क्या है, यदि सपोज एक डिवाइस है आपके पास 100 वाट का और उसको आप 2 आवर यूज कर रहे हैं, तो उसका एक कंजप्शन कितना होगा, 200 वाट आवर। जैसे मतलब वाट और आवर से उसको मल्टीप्लाई करें, सेकंड से नहीं, वाट आवर आपका होता है। यदि आपके पास 500 वाट का कोई डिवाइस है, उसको 10 मिनट यूज कर रहे हैं, तो 10 मिनट यूज कर रहे हैं तो इसका आवर बदलेंगे पहले 60, तो ये 500/6 वाट आवर, ये इसका कंजप्शन होगा। तो वाट आवर किसी भी डिवाइस का यदि वाट दिया हुआ है और कितने घंटे आप यूज कर रहे हैं उसका कंजप्शन निकालने के लिए बोले तो वाट आवर निकाल सकते हैं, इतना वाट आवर। तो वाट आवर उसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। सपोज आपका 60 वाट रेटिंग दिया हुआ है, आप 2 घंटे यूज कर रहे हैं, तो कितना ही यूज करेगा, कितना आपके पास कंजप्शन होगा, 120 वाट आवर। तो वाट आवर में आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कैलकुलेट होता है। अब देखिए 1 वाट आवर इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज फॉर 1 आवर। 1 वाट आवर आपको करना है तो 1 वाट इंटू 1 आवर, तो 1 वाट आवर बनेगा। अब सोचिए 10 वाट का बल्ब है आपके पास, उसको 1 आवर यूज कर रहे हैं तो वो 10 वाट आवर बनेगा। ठीक, देखिए द यूनिट ऑफ वाट इज वेरी स्मॉल। अब वाट आवर को वाट लेते हैं तो वो 1 जूल 1 सेकेंड। 1 जूल क्या होता है, बहुत ईजी वर्क डन होता है। 1 जूल 1 सेकेंड में वर्क करेगा तो बहुत छोटा वर्क डन पावर जो हमारा ये बनता है यूनिट है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो हम एक्चुअली मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे या तो फिर हम कमर्शियली यूज करेंगे तो कुछ लार्जर यूनिट लेते हैं, वो होता है हमारा किलो वाट। किलो वाट, किलो मतलब क्या होता है 1000 और वाट मतलब वाट, मतलब हम 1 वाट को एज यूनिट नहीं मानेंगे। यहाँ जो हम कमर्शियली यूज करेंगे वो 1000 वाट को हम एक यूनिट मान के चलेंगे, मतलब हमारा 1000 वाट आवर बनेगा तो 1 यूनिट बनेगा। देखिए सिंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट आवर। तो 1 वाट आवर, देखिए
पहले 1 वाट आवर ले रहे हैं, तो 1 वाट आवर मतलब क्या होता है, 1 वाट ऑफ एनर्जी यूज फॉर 1 आवर, लेकिन हम क्या ले रहे हैं 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर। तो 1 किलो वाट आवर को यदि हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वाट इज यूज फॉर 1 आवर। मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसके पास हमारे पास 1000 वाट इक्वल टू कितना होगा 1 किलो वाट यूज फॉर 1 आवर। तो ये कितना बनेगा 1 किलो वाट आवर, और ये 1 किलो वाट आवर हमारे पास होता है 1 यूनिट। मतलब यदि आपके पास 500 वाट का दिया हुआ है कोई डिवाइस और उसको आप 30 मिनट यूज़ कर रहे हैं, तो बोलेगा कितना वाट आवर यूज किया है। तो वाट आवर तो आपको यूज़ करना है सिर्फ आप निकालने के लिए, लेकिन यदि आपको मीटर का रीडिंग कैलकुलेट करना है तो वाट आवर नहीं किलो वाट आवर। सबसे पहले इसको किलो वाट, पहले वाट आवर निकालेंगे तो 500 वाट इंटू 30 मिनट मतलब 1/2 आवर, तो 500/2 वाट आवर। लेकिन यदि मीटर का रीडिंग कितना आएगा, कितना यूनिट होगा, तो यूनिट आपका कितना होता है किलो वाट आवर। अभी हमने आपको बताया यहाँ से किलो वाट आवर में आपका कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा 500/2, किलो ऐड करने के लिए 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ KWH हो जाएगा KW, तो यहाँ 2, तो 1/4 KWH। मतलब क्या 500 वाट का यदि आपके पास कोई डिवाइस है उसको 30 मिनट के लिए यूज करते हैं आप, तो 1/4 KWH यूनिट आपका कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा, और आपका जो मीटर होगा 1/4 यूनिट मूव करेगा, इंक्रीज करेगा। यदि आपके पास कोई 2 किलो वाट का डिवाइस है और उसका 4 आवर यूज कर रहा है, तो 2 किलो वाट इंटू 4 आवर दैट इज 8 KWH। तो 8 KWH मतलब 1 यूनिट। यदि किलो यहाँ लगाना है, किलो नहीं यदि कहीं लगा होता है, जैसे कि यहाँ किलो नहीं लगा हुआ था तो 1000 से डिवाइड करेंगे और किलो यहाँ लगाएंगे, क्योंकि किलो मतलब 1000 होता है। तो उसके बाद वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ ऑलरेडी डिवाइस में पावर में किलो लगा हुआ है, तो 8 किलो वाट आवर आपका इसका क्या हो गया कंजप्शन, 8 यूनिट कंज्यूम किया। मतलब 2 किलो वाट का डिवाइस है 4 आवर। यदि 1 किलो वाट का डिवाइस है और उसको 1 आवर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 यूनिट। यदि 2 किलो वाट का डिवाइस है उसको हाफ आवर यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 कैंसिल मतलब हाफ यूनिट। तो इस सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो उसका होना चाहिए वो होना चाहिए किलो वाट आवर यहाँ आना चाहिए, और यहाँ जो भी रहेगा वो आपका इंक्रीज इन यूनिट। यदि वाट आवर तो आपका ये लिया जाएगा, रेटिंग दिया होगा, टाइम दिया होगा, किलो नहीं आएगा तो किलो आपको उसमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करके इंसर्ट करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किलो वाट आवर को कन्वर्ट करने के लिए कितना जूल होगा। तो 1 किलो वाट आवर, किलो मतलब 1000, वाट मतलब 1 जूल बाई 1 सेकेंड, टाइम 1 आवर है तो 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 लगभग कंक्लूड हो चुका है। इसका पढ़िएगा NCERT से, कोई डाउट होगा तो उस टॉपिक को आप बताइएगा, फिर से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक लास्ट वर्कशीट देंगे, 2 वर्कशीट आप लोगों को दे चुके हैं, एक वर्कशीट और मिलेगा अभी आप लोगों को। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हम वर्कशीट भी आपको आज से कल तक में प्रोवाइड करवा देंगे, सॉल्व कीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी आपको करवा देंगे। अब जो हमारा शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको क्लास चलेगा। क्लास चलने का मतलब जो शेड्यूल होगा उस दिन आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वर्कशीट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो नेक्स्ट फर्दर डे होगा उसका सॉल्यूशन ये जो भी करवाया जाएगा। ठीक है।